नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक की पिछली क्लास में हमने पढ़ा कारक के रूप, विभक्तियों के रूप और सबसे पहला कारक कर्ता कारक। आज हम मित्रों पढ़ेंगे कर्म कारक। क्या होता है कर्म कारक, कैसे हम कर्म की पहचान करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये किसकी कैसे पहचान करेंगे, हम एक दो कारक के बाद चर्चा करेंगे। क्या होता है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म से अभिप्राय क्या, काम, यानी कर्ता क्या काम कर रहा है। देखिए, एक तो क्रिया है, क्रिया, काम और कर्ता सब अपने आप में एक भिन्न चीजें हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी क्रिया पद को ही कर्म मान लेता है। ऐसा हमने अपने इस शिक्षण के अनुभव के दौरान हमने देखा है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि साहब राम हंस रहा है, साहब हंसने का काम तो कर रहा ना। भाई, हंसना एक क्रिया है। हम ये कह रहे हैं क्रिया से भिन्न, कर्ता से भिन्न जो कर्ता है आपका, वो क्या काम कर रहा है, उस काम को ही कर्म कहा जाता है। यानी कि वाक्य में कर्ता क्या काम कर रहा है उसका बोध जिस शब्द से होता है उस शब्द को कर्म कहा जाता है। व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा यह होती है कि वाक्य में क्रिया का सीधा फल या प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है। देखिए, अब यह सीधा फल और प्रभाव पड़ता है, यह बात हम रट लेते हैं, लेकिन जब वाक्य आता है तब हमें यह पता नहीं चलता है कि सीधे फल से अभिप्राय क्या है। सीधे फल से अभिप्राय यह है कि वाक्य के कर्ता को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जैसे ही आप क्रियापद का वाचन कर रहे हो, क्रियापद को पढ़ रहे हो, वो क्रिया आपको सीधे किस पद की ओर खींच कर लेके जा रही है, वही सीधा फल और प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए, पहले मैं परिभाषा लिख दूं, वाक्य में क्रिया का सीधा फल या प्रभाव, फल या प्रभाव जिस पद पर पड़ता है, जिस पद पर पड़ता है, अर्थात कर्ता क्या काम कर रहा है, कर्ता क्या काम कर रहा है का बोध जिस पद से होता है, का बोध जिस पद, यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम जिस पद से अथवा संज्ञा या सर्वनाम से होता है, जिस पद से होता है उसे कर्म कहा जाता है। अभी हम समझ रहे हैं कि सीधा फल कैसे पड़ता है, उसे कर्म कहा जाता है। सामान्यतः इसकी पहचान करने का एक तरीका है, लेकिन मित्रों यह पहचान सदैव काम में नहीं आती है। ये तो केवल आप जब शिक्षक बन रहे हैं, आपके सामने छोटा विद्यार्थी है, प्राथमिक स्टैंडर्ड का, उच्च प्राथमिक स्टैंडर्ड का, ऐसी स्थिति में आप छोटे बच्चों को सरल उदाहरणों के माध्यम से, सरल जो वाक्य प्रारूप होते हैं वाक्य रचना के, उसके मुताबिक बने गए वाक्यों में सीधे सीधे कर्म का पता लगाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। हमें तो उन तरीकों को रटना नहीं है, बल्कि समझना है कि कर्म का मतलब है काम। कर्ता कौन सा काम कर रहा है, वो काम ही तो आपका कर्म के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न है कि साहब हमें कैसे पता चला काम क्या है, इसलिए हमने एक व्याकरणिक परिभाषा लिखी कि वाक्य में क्रिया का सीधा फल, ये जो सीधा फल है ये कैसे पड़ता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रिया का सीधा फल या प्रभाव जिस पद पर पड़ता है, यह सीधा फल, सीधा फल या प्रभाव। अब ये सीधा फल और प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको कैसे पहचाने। अब कई बार मान लीजिए अकर्मक क्रिया है तो उसमें भी तो सीधा फल कर्ता पर जाएगा। मैंने कहा कि राम हंस रहा है तो सीधे कहोगे कौन हंस रहा है। ये बात अलग है कि आपने रट लिया कि क्रिया से साहब कौन का प्रश्न करने पर, क्रिया से किसने का प्रश्न करने पर कर्ता होता है। लेकिन हम तो इस परिभाषा को पुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको कौन कार किसने कार ये रटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सभी कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी पहचान कर्म की होती है उस पहचान से कर्ता भी मिल जाता है।
जो पहचान हमारी करण की होती है उस पहचान से हमारा कर्ता भी प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा कि कर्ता से अभिप्राय यह है कि वाक्य में संपन्न होने वाली क्रिया को पूरा कौन कर रहा है, उसका संपादन कौन कर रहा है, उसका बोध जिस शब्द से होगा वो शब्द आपका कर्ता कहलाएगा। चिन्ह आए तो भी ठीक है, न आए तो भी ठीक है, कोई अन्य आ गया तो भी ठीक है। उसी तरह से आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कर्म का मतलब सीधा फल और प्रभाव कैसे होता है। उससे पहले एक सामान्य पहचान है कर्म की, क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करने पर। क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करने पर, लेकिन हमेशा यह हो कोई जरूरी नहीं है मित्रों। कई बार क्या से वाक्य के पूर्ति पद, सप्लीमेंट्री पद भी आ जाते हैं। किसको से कई बार कर्ता भी आ जाता है। जैसे पिछली क्लास में हमने उदाहरण पढ़ा, राम को सोना चाहिए, किसको सोना चाहिए, राम को। मोहन को पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, मोहन को। उत्तर तो किसको से मिले, लेकिन फिर भी उन वाक्यों में वो शब्द कर्ता थे, कर्म नहीं थे। ये एक सामान्य पहचान है कि क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर कर्ता माफ चाहूंगा कर्म होता है। लेकिन सदैव हो मित्रों ये जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है। अब सीधा फल और प्रभाव कैसे पड़ता है ये हम कुछ उदाहरण लेके देख रहे हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, सीधे फल की बात कर रहे हैं। राम ने खाना खाया। अब ये सीधे फल को पहचानेगा, क्योंकि भाई जब अकर्मक क्रिया तब भी तो उसका सीधा फल किसी एक पद पर जाएगा। इसलिए आप इसको एक तरीके से यूं सीखो, वाक्य के कर्ता को अलग कीजिएगा। कर्ता को पहचानना मुझे लगता है कि किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कर्ता वो होगा जो काम को कर रहा है, उसको आप परे कीजिएगा। उसके अलावा आपकी जो वाक्य की क्रिया है वो आपको सीधे किस पद पर लेके जा रही है, वही सीधा फल, सीधा प्रभाव। यानी कि क्रिया सीधे आपको कहां खींच रही है। एक वाक्य में 3 पद है, 4 पद है, उन तीनों चारों में से आपकी वाक्य की क्रिया आपको पहले कहां इंडिकेट कर रही है, वो पद ही आपका सीधा फल और प्रभाव कहलाएगा। जैसे राम ने खाना खाया, इस वाक्य में राम और खाना 2 संज्ञा है। जैसे ही आप खाया शब्द का उच्चारण करोगे, आपको यह देखना है कि आपके वाक्य से, आपके अंतर्मन से खाया तो क्या खाया या किसने खाया। यानी ये क्रिया कोई भी ये नहीं कहेगा कि खाया तो किसने खाया। पहले अगर कहेंगे खाया तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि अरे भाई क्या खाया बताओ जरा। तो आप ये नहीं पूछ रहे कि फिर हमने कह दिया साहब खाना खाया, तो आप पूछेंगे अच्छा किसने खाया। यानी कि आपकी जो खाया क्रिया आपको सीधे कहां लेकर के जा रही है, खाना पर। ये आपका कर्म है। जैसे हमने कहा मोहन ने राधा को बुलाया। अब देखिए इस वाक्य की क्रिया है बुलाया, इसमें भी 2 पद हैं, एक राधा है एक मोहन, 2 शब्द हैं। लेकिन कौन कर्म होगा? कर्म वो होगा जिसमें सीधा फल क्रिया का पड़ेगा। अब सीधा फल कैसे होगा? आप कहेंगे बुलाया, तो आप स्वाभाविक है कि बुलाया क्रिया में आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि बुलाया तो किसने बुलाया। सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि किसको बुलाया। उत्तर था राधा को। ये आपका क्या है? कर्म है। फिर आप कहेंगे साहब किसने बुलाया, तो आप कहेंगे मोहन ने। ये करता है। अब आपको ये देख लेना है कि एक और एक की जो 2 पद है, इन दोनों पदों में से क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर था? यहां पर राधा शब्द पर था और यहां पर खाना शब्द पर था। ये आपके कर्म के नाम से जाने जाते हैं। ये इसको पहचानने का तरीका है कि सीधा फल और प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे मैंने कहा कुछ उदाहरण भी मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूं। राम पत्र लिख रहा है। देखिए अभी हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वाक्य में कौन सा कारक है, क्योंकि वाक्य में जब एक से अधिक कारक होते हैं तो उत्तर करने की स्थिति अलग होती है। पहले हम 2-3 कारक समझ रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण। उसके बाद देखेंगे कि जब वाक्य में एक से अधिक कारक हो तो आपको कौन सा कारक करना है। ये स्थिति बात की है। अभी तो हम पिछली क्लास में ये जाना कि कर्ता होता क्या है, अब ये जानना चाह रहे हैं कि कर्म होता क्या है।
फिर हम ये जानेंगे कि कब कर्म मूल रूप में आएगा और कब तिर्यंक रूप में आएगा, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कर्ता कब मूल में आता है, कब तिर्यंक में आता है। उसी तरह से हम अब पढ़ेंगे कि कब कर्ता मूल में आता है, कब तिर्यंक में आएगा कर्म, और कब कब कर्म होता है, किसको कर्म माना जाएगा। राम पत्र लिख रहा है, मुझे बताओ राम और पत्र में से क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। यह आपका कर्म है, मैं रेखांकन कर रहा हूं। फिर आपने लिखा राधा निबंध लिख रही है, राधा निबंध लिख रही है। अब मुझे बताओ लिख रही है का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राधा पर या निबंध पर? सीधा फल किस पर पड़ रहा है? निबंध पर। यह आपका क्या है? कर्म है। फिर जैसे हमने कहा श्याम ने पौधा लगाया, मुझे बताओ क्या लगाया? पौधा। अब पौधा और शाम में से आपका जो लगाया क्रिया है ये सबसे पहले आपको कहां खींच रही है? ये जहां खींच रही है, जिस और हमें जाना पड़ रहा है वही तो सीधा फल और प्रभाव कहलाता है। तो आपने कहा पौधा लगाया साहब, ये आपका कर्म है। उसी तरह मैंने कहा चंद्रमा, ये चांद लिख दें, चांद आभा बिखेर रहा है, चांद आभा बिखेर रहा है। अब देखिए इस वाक्य की क्रिया बिखेर रहा है, बिखेर रहा है, कौन बिखेर रहा है, क्या बिखेर रहा है? इन दोनों में से बिखेर रहा क्रिया सबसे पहले कहां लेके जा रही है? आभा पर। यह आपका कर्म है। जैसे मैंने कहा राम ने मोहन को राम ने मोहन को बुलाया। मुझे बताओ किसने बुलाया, किसको बुलाया? में से आप सबसे पहले आपकी बुलाया क्रिया कहां लेकर के जा रही है? मोहन को। यह आपका क्या है? कर्म है। जैसे मैं कहूं कि बच्चे ने या कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। अब मारना क्रिया का सीधा प्रभाव कृष्ण शब्द पर है, कंस पर। अब आप कह रहे किसको मारा? कंस को। यह आपका क्या है? कर्म है। उसी तरह सीता ने बच्चों को पढ़ाया। अब इस पढ़ाया क्रिया का सीधा प्रभाव समझ रहे ना मित्रों? 10वीं बार रिपीट कर रहे हैं कि दोनों पदों में से क्रिया सीधे आपको पहले कहां खींच रही है, पहले कहां लेके जा रही है? बच्चों को। यह आपका क्या है मित्रों? कर्म है। यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा फल प्रभाव से अभिप्राय यह कि उस क्रिया को पढ़ने के बाद क्रियाकर्ता के परे आपको ऐसे कौन से पद है जिसकी ओर आकर्षित कर रही है, जिसकी ओर लेकर के दौड़ रही है, उसकी ओर इसीलिए लेके जा रही है कि उसका सीधा प्रभाव, सीधा का मतलब पहला। अरे जनरली हमारा जिससे प्रभाव होता है हम पहले उससे मिलते हैं। फैमिली में मान लीजिए हम लोग हैं, मित्रों के बीच में हैं, कहीं जा रहे हैं, वहां हमारा सबसे ज्यादा प्रभाव, हम सबसे पहले उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही सीधा प्रभाव है कि उसका सीधा कॉन्सेंट्रेट, सीधा प्रभाव किस पर है, उसका पता लगाने का यही तरीका है कि क्रिया को पढ़ते ही क्रियाकर्ता से परे। क्योंकि कई बार आक्रामक क्रियाओं के दौरान ऐसा होता है, बच्चे सोच लेते साहब यहाँ पर भी तो सीधा प्रभाव है, लेकिन वो तो उसको काम को करने वाला है, उससे परे ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको सीधे खींच रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ये इन सभी पदों में जो रेखांकित पद है वो सारे कर्म है। अब प्रश्न ये है साहब कि जिस तरह से कल आपने पढ़ा कि जब वाक्य की क्रिया भूतकाल की सकर्मक हो तो कर्ता प्राय तिर्यंक रूप में आ सकता है, उसमें भी सदैव आओ जरूरी नहीं है। बाकी सभी कालों और रूपों यानी कि वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी भेदों, अकर्मक सकर्मक सभी रूपों में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात वह मूल रूप में आता है। उसी तरह से प्रश्न है कि हिंदी में कर्म कारक कब मूल रूप में आता है, कब तिर्यंक रूप में आता है? तो उसका उत्तर यह है मित्रों, यदि वाक्य का कर्म
यदि कर्म निर्जीव हो, यदि कर्म निर्जीव हो तो वह मूल रूप में प्रयुक्त होता है, मूल रूप में प्रयुक्त होता है। और यदि मूल रूप का मतलब जान रहे ना मित्रों, पिछली क्लास में पढ़ा है, जब किसी पद के साथ किसी कारक के साथ उसका चिन्ह नहीं होता है तो उसे उस संबंधित कारक का मूल रूप कहा जाता है। यदि आपका कर्म निर्जीव है तो उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात वह मूल रूप में प्रयुक्त होता है। और यदि कर्म सजीव हो, कर्म सजीव हो तो वह किसमें आएगा मित्रों? तिर्यंक रूप में प्रयुक्त होता है। तो वह तिर्यंक रूप में प्रयुक्त होता है। अब होता कि नहीं होता, देखिए बात को। यदि कर्म क्या हो? निर्जीव हो तो किसमें आएगा? मूल रूप में। और सजीव हुआ तो आएगा आपका तिर्यंक रूप में। अब आता कि नहीं आता है, आप कुछ उदाहरणों को देखो। ये हमारे पास उदाहरण है। रामपत्र लिख रहा, मुझे बताओ कर्म सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव है, इसलिए कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। क्या आप ऐसे कहेंगे कि राम पत्र को लिख रहा? नहीं कहेंगे। राधा निबंध लिख रही है, सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव कर्म है। श्याम पौधा लगाया या श्याम ने पौधा लगाया, अब कर्म सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव है। अब आपके सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि साहब पौधा तो सजीव होता है ना, और साइंस वाले तो पहले इस बात को कहेंगे। मित्रों देखो, पौधा सजीव की तरह होता है, सजीव नहीं होता है। केवल विज्ञान की दृष्टि में पौधे को सजीव की तरह माना जाता है। क्यों माना जाता है? बात को जरा सुनिएगा। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और एक होती है श्वसन क्रिया। एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और एक श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में जिस तरह से मानव जीवन, ये श्वसन क्रिया ने जीवित रहने के लिए जिस प्रकार से मानव जीवन श्वसन क्रिया के दौरान, देखिए मैं पहले कह रहा हूं दो प्रकार की क्रियाओं की चर्चा कर रहा हूं, एक तो श्वसन क्रिया और एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये जो श्वसन क्रिया है ना, ये पौधा वैसे ही करता, अर्थात जिस प्रकार से मानव जीवित रहने के लिए O2 लेता है और CO2 विसर्जित करता है, मानव जीवन जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार से पौधे भी जीवित रहने के लिए O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ये मैं मानव जीवन की तरह जीवित रहने वाली चर्चा कर रहा हूं, जो कि श्वसन क्रिया है। ये एक समान क्रिया होने के कारण विज्ञान की दृष्टि में पौधे को सजीव की तरह माना जाता है, जबकि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेते और O2 विसर्जित करते हैं। ये उसकी अपनी एक क्रिया है, लेकिन इसको सजीव मानने वाली क्रिया का कारण यह था कि ये मानव की तरह जीवित रहने के लिए O2 लेता और CO2 विसर्जित करता है, इसलिए इसको सजीव की तरह माना जाता है। वास्तविक दृष्टिकोण से पौधा निर्जीव होता है। राम ने मोहन बुलाया या राम ने मोहन को बुलाया? मोहन को बुलाया, क्योंकि यहां पर मोहन आपका कर्म है लेकिन सजीव है, इसलिए इसके कात को विभक्ति का प्रयोग हुआ। अतः ये क्या कहलाएगा? तिर्यंक रूप के नाम से जाना जाएगा। यानी इस वाक्य का कर्ता और कर्म दोनों ही तिर्यंक रूप में आया। कृष्ण ने कंस मारा या कृष्ण ने कंस को मारा? कंस को मारा। कंस क्या है? सजीव है, इसलिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सीता ने बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चे सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है, इसलिए इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सुनिए मित्रों कहानी। अगला देखो मित्रों, अभी हमने ये कहा कि यदि कर्म सजीव हो तो उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और कर्म निर्जीव हो तो उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। लेकिन कई बार वाच्य परिवर्तन की स्थिति, देखो ये जो नियम पढ़ रहे हैं ना हम लोग और ये जो बातें हैं, ये सरल वाक्यों के प्रारूप की स्थिति होती है, और परीक्षा के दौरान आएगा तो यही आएगा कि कब कर्ता कर्म सजीव जो है मूल रूप में आएगा, कब तिर्यंक रूप में आएगा। अभी हमने बता दिया कि निर्जीव है तो मूल है, सजीव है तो तिर्यंक है। लेकिन देखिएगा कभी कभी है ना, कभी कभी वाच्य रूपांतरण की स्थिति में, कभी कभी वाच्य रूपांतरण की स्थिति में कर्म भी
मूल रूप कर्म भी सजीव होकर के भी, क्यों ये बात है, कर्म भी सजीव होकर भी कर्म भी सजीव होकर भी मूल रूप में प्रयुक्त होता है। और ये इसका उदाहरण भी आ चुका, हालांकि वाच्य में आया था उदाहरण, लेकिन एक आरपीएससी ने पूछा है जो कैसे होता है। जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया। मुझे बताओ मारने वाला कौन है? राम है ना, मारने वाला तो ये है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल मित्रों, परीक्षा में इसी प्रकार के वाक्य आते हैं, वाक्य आते हैं, कारकों में भी इसी प्रकार के आते हैं। अब आप सोचते हैं कर्ता कौन है, कर्म कौन है? अरे भाई राम के द्वारा मारा गया, मारा किसने? राम ने ना, ये तो इसका कर्ता है। मारा किसको? मारा गया, मरा नहीं है, मारा गया। मारा किसने? राम ने। लेकिन मारा किसको? रावण को। ये रावण यहां पर क्या है? कर्म है। अब ये मुझे बताओ, ये सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है, लेकिन फिर भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन ऐसा तब होता है जब वाच्य परिवर्तन की स्थिति में हो, तब ऐसी स्थिति में कई बार सजीव कर्म भी मूल रूप में प्रयुक्त हो जाता है। अब प्रश्न ये साहब कि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों आए, तो हमें पहले कौन सा कारक करना है? तो उसका उत्तर यह है मित्रों, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों हो, कर्म दोनों हो, तो प्राथमिकता कर्म को दी जाती है, कर्म को दी जाती है। और यदि किसी पद पर रेखांकन कर दिया हो, मान लीजिए किसी पद पर अंडरलाइन कर दी हो, तो फिर संबंधित पद का उत्तर दिया जाता है। और यदि यहां से ये पूर्ण विराम हटा देना, और यदि किसी पद के साथ रेखांकन हो तो संबंधित उत्तर बताया जाता है या संबंधित उत्तर दिया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी देखिए, हमने जितने भी उदाहरण पढ़े, भी हमने कर्ता कारक पढ़ा है, कर्म कारक पढ़ा है, इन दोनों में भी हमने देखा कि कई ऐसे उदाहरण थे जिनको हमने कर्ता कारक में पढ़ा, उन्हीं उदाहरणों को हमने कर्म कारक में भी पढ़ लिया। अब जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों हो तो हमें क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में यह करना है कि यदि कहीं अंडरलाइन नहीं हो और वाक्य में कर्ता कर्म दोनों आ गया, जैसे राम ने मोहन को बुलाया, अब इसमें कर्ता भी है कर्म भी है, वाक्य में आ गया, उपयुक्त वाक्य में है, एक कर्ता कारक, ब कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, तो भाई दो कारक है, आप क्या करेंगे? तो जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों आ जाए, ऐसी स्थिति में कहीं अंडरलाइन नहीं हो, कहीं रेखांकन नहीं हो, तो प्राथमिकता कर्म कारक को दी जाती है। और यदि मान लीजिए किसी पद के साथ रेखांकन हो तो संबंधित पद का उत्तर दिया जाता है। अगला आता है मित्रों करण कारक। क्या है करण कारक? देखिएगा, तीसरा हम कारक पढ़ रहे हैं करण कारक। करण का अर्थ क्या है? देखिएगा, करण का अर्थ है साधन, माध्यम, जरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कारक आपके हिंदी के दृष्टिकोण से। यानी कि वाक्य में कर्ता जो काम कर रहा है उसे हम कर्म कह रहे हैं, और जिस रूप से हमें किसी काम के होने का बोध हो रहा है उसे हम क्रिया कह रहे हैं। ये जो क्रिया है, इस क्रिया को किस माध्यम से, किस साधन से, किस जरिए से वो पूरा कर रहा है, उसका पता जिस शब्द से चलता है उस शब्द को ही करण कारक के नाम से जाना जाता है।
तो हम पारिभाषिक तौर पर लिख सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संपन्न होने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संपन्न होने का साधन क्या है, उसके संपन्न होने का माध्यम क्या है। संपन्न होने का साधन कह दो, माध्यम कह दो, जरिया कह दो, अथवा उसके होने का कारण क्या है। ये बहुत नई चीज है, क्योंकि ये जो कर्ता ने कर्म को करण से आप साधन रट लेते हैं। देखिए भाई, मैं चिन्हों की चर्चा करूंगा, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। अब तक तो हमने यही पढ़ा कि कर्ता ने कर्म को करण से, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है, लेकिन करण कारक में केवल से ही नहीं, बहुत सारे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कौन कौन से होते हैं। संपन्न होने का साधन, माध्यम, कारण अथवा रीति का पता, ये इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और 3 ये बातें आपको याद रखनी है कि वाक्य में जो क्रिया हुई है उस क्रिया के होने का साधन क्या है। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूं, यहां लिखने की क्रिया को संपन्न करने के लिए साधन किसको बनाया है? पेन को। ये आपका साधन है। अध्यापक जी ने या प्रधानाचार्य जी ने चपरासी के माध्यम से आदेश भिजवाया। मुझे बताइए, यहां प्रधानाचार्य जी ने आदेश भिजवाने के लिए किसको माध्यम बनाया है? चपरासी को माध्यम बनाया है। यह माध्यम कहलाता है। कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में जो क्रिया है उसके संपन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से यह क्रिया हुई है? वो कारण जो है वो आपका क्या कहलाता है? करण अथवा रीति को, रीति का बोध जिस शब्द से होता है, जिस शब्द से होता है उसे करण कारक कहा जाता है। उसे करण कारक कहा जाता है। सुनाए मित्रों कहानी। जैसे इसके चिन्ह कौन कौन से होते हैं? से इसका मूल कारक चिन्ह, उसके अलावा के जरिए, से के जरिए, के माध्यम, के बिना, के साथ, ये सारे इसके क्या है? करण कारक के चिन्ह है। ये भी इसके चिन्ह हो सकते हैं। के सहारे, के सहारे, ये सारे क्या है मित्रों? करण कारक के चिन्ह है। ऐसा नहीं है कि केवल से ही हो। और हम बार बार कारक के लिए ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आपको कारक समझना है, सीखना है, देखो पढ़ने के लिए तो कुछ भी कर लो, कारक जैसे प्रकरण को समझना और सीखना है तो आपको कारक की जो आरंभिक क्लास में हमने परिभाषा दी, उस परिभाषा को सदैव जहन में रखना होगा। और वो परिभाषा क्या थी, मैं रिपीट कर रहा हूं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक संज्ञा की उस क्रिया के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका है। वो संज्ञा उस वाक्य में कौन सी भूमिका अदा कर रही है, क्या वो उसको संपन्न करने की भूमिका अदा कर रही है तो कर्ता कहलाएगा, नहीं तो कर्ता नहीं होगा। चाहे चिन्ह आया हो, चाहे ना आया हो, चाहे किसी अन्य चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। ठीक उसी तरह से संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जो वाक्य में किसी न किसी काम की भूमिका का पता लगाती हो, वह कर्म कहलाएगा। और यही स्थिति करण कारक में है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया के संपन्न होने का साधन क्या है, उसका जरिया क्या है, वो क्रिया संपन्न हुई तो उसका कारण क्या, रीजन क्या है, अथवा वो क्रिया हो रही है तो उसकी तरीका, उसकी शैली, उसकी रीति क्या है, इसका पता। ये भूमिकाएं जो अदा करने वाली संज्ञाएं अथवा सर्वनाम होगा उसे ही करण कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर। बालक गेंद से खेलते हैं। मुझे बताइए, बालकों ने खेलने के लिए, गेंद से खेलते हैं, बालक खेलने के लिए
किसको सहारा बना रहे हैं, उसके लिए माध्यम किसका है, गेंद का है, ये आपका साधन है। जैसे गोपियां कृष्ण के बिना परेशान थी, गोपियां कृष्ण के बिना परेशान थी। मुझे बताओ मित्रों, परेशान कौन थी? इस वाक्य में परेशान गोपियां थी, ये तो इसका कर्ता है, क्योंकि परेशान होने की क्रिया का संपादन कौन कर रहा है, गोपियां, ये करता है। लेकिन इस वाक्य के मुताबिक गोपियों की परेशानी का कारण कौन है, कृष्ण है। ये आपका जो संज्ञा शब्द है, ये आपका करण कहलाएगा। कारण का पता चल रहा है, क्योंकि उनकी परेशानी का कारण आप हो क्या, हम है क्या, नहीं ना। इस वाक्य के मुताबिक गोपियों की परेशानी का कारण कौन है, कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण नहीं थे इसलिए गोपियां परेशान थी। ये कारण का पता चल रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, करण कहलाएगा। जैसे राहगीर प्यास के मारे बेचैन है, प्यास के मारे बेचैन है। मुझे बताइए इस वाक्य में बेचैन कौन है, राहगीर, ये इस वाक्य का कर्ता है। किंतु इस वाक्य के कर्ता राहगीर की बेचैनी का कारण कौन है, बेचैनी का कारण है मित्रों प्यास है, उसे प्यास लगी है इसलिए बेचैन है। ये इस वाक्य में बेचैनी का कारण है, और जिस शब्द से कारण का पता चलेगा मित्रों वो क्या कहलाएगा, करण कहलाएगा। समझे मित्रों कहानी? जैसे कुछ और उदाहरण दे रहा हूं मैं। गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, गेहूं के साथ हम सब के तीन जो बातें हमने लिखी है, तीन बातें याद रखनी है आपको, कारण, साधन या जरिया, माध्यम, एक ही बात है तीनों का मतलब, कारण अलग बात हुई, और रीति। इन तीनों के हम कुछ उदाहरण दे रहे, दो तीन तीन, ताकि बात समझ में आए कि रीति कैसे हुई। गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। मुझे बताइए इस वाक्य के मुताबिक पिस कौन रहा है, गुण, ये इसका करता है, लेकिन इसके पिसने का रीजन कौन है, ये गुण क्यों पिस रहा है, क्या कारण है, क्योंकि वो गेहूं के साथ है। आप लोग जनरली बोलते नहीं तो बेचारा इसके साथ पिस गया, यानी पिसा कोई और था, लेकिन उसके पिसने का प्रमुख कारण कौन है। इस वाक्य में पिसना क्रिया का प्रमुख कारण गेहूं है, ये आपका क्या कहलाएगा, करण कहलाएगा। समझे मित्रों कहानी? उसी तरह से मैंने कहा लड़के क्रम से बैठे हैं, या मैंने कहा देखो हम क्या से क्या हो गए, यानी आपके होने की क्या है रीति, यानी क्या से, कहां से, क्या से क्या हो गए, ये आपका करण है। होने की क्या है, रीति है, शैली है, तरीका है, का पता जिससे चलेगा वो क्या कहलाता मित्रों, करण के नाम से जाना जाता है। जैसे एक और उदाहरण हम लिख रहे हैं, उसने मेरी ओर, अब ये कौन है मैं नहीं बताऊंगा ना भाई, उसने मेरी ओर क्रोध से देखा। कैसे देखा, क्रोध से देखा। तो देखने की क्या है, हो सकता है प्रेम से देखा, मैंने बताया भाई, है ना। उसने मेरी ओर क्रोध से देखा है, तो देखने का तरीका आप बोलते ना, अगर आपको कोई ज्यादा लचीली नजरों से देखता था, बोल रहे क्या तरीका देखने का, अगर क्रोध से देखेगा तो आप क्या बोलोगे, क्या बात है, ये कोई ढंग है क्या देखने का, यानी कि आप उसको देखने की शैली बता रहे, तरीका बता रहे। इस वाक्य के मुताबिक देखने का ढंग, देखने का तरीका कौन है, क्रोध है। ये आपका क्या है मित्रों, करण कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं एक और लिख रहा हूं, नौकर धीरज से, यहां धीरज का मतलब धैर्य, नौकर धीरज से काम करता है। अब मुझे बताओ नौकर के काम करने का तरीका क्या है, धीरज है, ये आपका करण है, क्योंकि ये इसके काम के करने की शैली है, तरीका है। और यही हमने पढ़ा रीति, जिसको हम कह रहे हैं वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया के संपन्न होने का कारण, माध्यम, रीति, तीन बातें याद कीजिएगा। इसका पता जिस शब्द से चलेगा मित्रों वो क्या कहलाएगा, आपका करण कहलाता है।
अब करण कारक भी कभी कभी, रोज नहीं मित्रों, करण कारक भी कभी कभी मूल रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन ऐसा सामान्य तौर पर तब होता है जब हम बात को लोकोक्ति मुहावरों के दृष्टिकोण से बोलते हैं। जैसे आंखों देखी, आंखों देखी, कानों सुनी। अब मुझे बताओ यहां पर आंखों देखी कानों सुनी, और आपसे पूछ लिया कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, यहां पर तो करण करोगे, क्योंकि देखने का साधन है किससे, आंख से। जैसे मैंने इस वाक्य को रूपांतरित करके कह दिया, आंखों से देखा कानों से सुना, तो आपने देखा किससे, आंख से, सुना किससे, कान से। तो सुनने के लिए साधन किसको बनाया, कान को। देखने के लिए जरिया क्या था, आंख थी। तो ये आंखों और कानों, ये आपके क्या हो गए मित्रों, करण कारक हो गया। सामान्यतः करण कारक तियंग रूप में ही आता है, लेकिन कभी कभी लोकोक्ति मुहावरों की स्थिति में करण कारक भी मूल रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे भूखों मरना, भूखों मरना यानी भूख से मरना। मरना क्रिया का कारण क्या है, भूख है। ये आपका क्या कारण है भाई, करण कारक के नाम से जाना जाता है। अगली कहानी आती है मित्रों संप्रदान कारक, और ये कहानी मित्रों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।